अब देखिएगा, हम मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 बाद में पढ़ा जाएगा, पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। रैंक हम पढ़ चुके हैं और रैंक के जो क्वेश्चन कराए गए थे वो इक्विवेलेंट फॉर्म से कराए गए थे। यहाँ भी सभी क्वेश्चन में आप इक्विवेलेंट फॉर्म की जो है यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब इसका रूल जो है आप इस तरह से समझिएगा। अब मैट्रिक मेथड से जो है हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। ये है लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ax = b। जो होमोजेनियस इक्वेशंस मिलेंगी उसका जो सिस्टम है उसका रिप्रेजेंटेशन और जो है आप ax = b से करिएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि 12th क्लास में रिप्रेजेंटेशन किया जाता था ax = b। उसके बाद आप बनाएंगे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको आप c से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देंगे। ऑगमेंटेड मतलब होता है बढ़ा हुआ, मतलब जो हमारी मैट्रिक्स उसमें कुछ हमने इंक्रीज कर दिया है। तो एक मैट्रिक्स हमारी ए लेफ्ट में है, एक मैट्रिक्स हमारी राइट बी में है। अब ए और पहले ए मैट्रिक्स के नंबर्स उतार देंगे सारे, और फिर बी मैट्रिक्स कॉलम के रूप में होगी, वो कॉलम उतार देंगे और दोनों को सेपरेट करने के लिए 2 डॉट लगा देंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि ए वाला हिस्सा कितना है और बी वाला हिस्सा कितना है। अब यहाँ पर आपको रैंक निकालनी होगी सी की और ए की, और 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है। पहला केस बनता है यहाँ पर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट माने सहमति होता है, इनकंसिस्टेंट मतलब असहमति होता है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, यानी कि हमसे कहा जाएगा इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा लेकिन हमारा सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है। ये केस होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी। अगर ए की रैंक सी की रैंक से इक्वल हो जाती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाती है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ऐसी स्थिति में जो है आपको कोई आंसर नहीं मिलता है। फिर दूसरी टाइप होती है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आंसर आ जाता है। इसके 2 केस होते हैं। पहला केस, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू एन। एन जो है आपका नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स है। यानी कि जैसे मान लीजिएगा आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके x निकालना है, y निकालना है, z निकालना है, आप तो 3 आपके अननोन हो गए, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि a की रैंक, c की रैंक और n तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो कंसिस्टेंट का हिस्सा हो जाता है। और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर ए की रैंक, सी की रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स n जो है वो बराबर हो जाते हैं तो ऐसे केस में आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो 12th क्लास में बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। और दूसरा केस ये है, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन n। अब देखिएगा यहाँ पर लेस देन n आ गया है। अब इस वाली स्थिति में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है। अब इन 3 रूल के अकॉर्डिंग हम चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं।
जैसे मैं एक्सरसाइज पर आ रहा हूँ, एक्सरसाइज 6 पहला क्वेश्चन है। सपोज कर लीजिएगा पहला क्वेश्चन ही उठा लीजिएगा, फर्स्ट का ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52 और 2x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन मैंने उठा लिया है। ये तीन इक्वेशंस मेरे पास हो गई हैं। इसमें मेरे तीन अननोन है, एक x है, एक y है और एक z है। तो स्मॉल n की वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। अब पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लीजिएगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म जैसे कि 12th क्लास में आप लिखते थे, यहाँ हो जाएगा कोएफिशिएंट देख लीजिएगा 1 1 1 2 5 7 2 1 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 9 आ जाएगा, 52 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म है आपकी ए एक्स इक्वल टू बी की है, ये फॉर्म आपकी एक्स इक्वल टू बी की है। तो ये आपका ए हो जाएगा 1 1 1 2 5 7 2 1 माइनस 1। अब बी आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई 9 52 और 0। मैट्रिक्स ए आ चुकी है, मैट्रिक्स बी आ चुकी है। अब आगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। आगमेंटेड मैट्रिक्स सी इक्वल टू, पहले आप मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे 1 1 1 2 5 7 2 1 माइनस 1। अब फिर यहाँ डॉट डॉट लगा देंगे। अब बी लिख लेंगे 9 52 और 0। ये आपकी आगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई है। तो कैसे लिखी हमने आगमेंटेड मैट्रिक्स? पहले हमने ए लिखा, उसके बाद डॉट डॉट लगा करके हमने बी जो कॉलम है मैट्रिक्स बी उसका कॉलम उतार लिया। ये मैट्रिक्स हमारी बी हो गई। अब आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में जाना है और इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए शर्त बताई गई थी कि आप जो है सिर्फ रो के ऑपरेशन लगाएंगे, आप कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगा सकते। अब देखिएगा सबसे अच्छा सवाल वो होता है जिसमें 11 नंबर पर 1 पड़ा होता है। यहाँ देखिएगा 11 नंबर पर 1 है। इस 1 की हेल्प से इसे और इसे दोनों को 0 बना लीजिएगा। R2 चेंज R2 माइनस 2 R1, R3 चेंज R3 माइनस 2 R1। ऑपरेशन लगा दीजिएगा। सी इक्वल ही लगाएंगे, इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 1 1 और यहाँ पर 9, 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ 52 है, 52 में से 52 है, 52 में से आप 18 घटा लीजिए, 18 2 20 32 34, यहाँ 34 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 2 जाएगा -1 और -1 है और यहाँ 2 माइनस होंगे, माइनस का 3। अब यहाँ 0 में से 18 माइनस होंगे तो ये हो जाएगा -18। R3 में माइनस आ चुके हैं, चाहे तो आप इसे प्लस भी बना लेते हैं। R3 चेंज R3 इंटू -1, सी इक्विवेलेंट ये हो जाता है 1 1 1 9 0 3 5 34 0 1 3 और 18। इक्विवेलेंट फॉर्म की तैयारी चल रही है। देखिएगा पहला कॉलम तैयार हो गया है। अब मुझे 22 नंबर पर 1 चाहिए। R2 और R3 को 22 नंबर पर 1 बना लेता हूँ। यहाँ ये ऑपरेशन लगा देता हूँ। R2 चेंज R2 माइनस 2 R3, सी इक्विवेलेंट 1 1 1 19। R2 में चेंज कर रहे हैं या 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 हो जाएगा, 5 में से 6 जाएंगे -1 हो जाएगा और 34 में से 36 घटेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया और यहाँ हो गया 18। अब 22 नंबर पर आपका 1 बन चुका है। 22 नंबर पर 1 बन चुका है, इसके नीचे को 0 बनाइएगा। R3 चेंज R3 माइनस R2, सी इक्विवेलेंट 1 1 1 9
0 1 -1 -2 0 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 3 में से 1 हटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 18 में से 2 जाएगा तो 20। अब तीसरी पंक्ति में देखिएगा, तीसरी पंक्ति में भी आप 4 से डिवाइड और सब कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं आप, R3/4 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, C इक्वलेंट 1 1 1 9 0 1 -1 माइनस का 2 0 0 1 और 5। अब आगे आप मत जाइए, आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिएगा इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है, 11 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर। प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हैं, तो आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुकी है। यहीं से रैंक दे दीजिएगा, ये पूरा सी है, सी की रैंक 3 हो गई है, क्योंकि कोई भी पंक्ति जीरो नहीं बनी है। रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए। अब ध्यान रखिएगा, जब हमने सी तैयार करा था तो डॉट डॉट के बाईं तरफ वाला ए हिस्सा था। अब पूरे को अगर आप देखेंगे तो वो सी कहलाएगा, है ना। अब मुझे ए की रैंक देखनी है, तो जब आप ए की रैंक देखने जाएंगे तो सवाल दोबारा नहीं करेंगे, बस इस पर ऐसे हाथ रख लेंगे, जो डॉट डॉट के बाद वाला हिस्सा उस पर हाथ रख लेंगे। आप देखिएगा 3 रो हैं, तीनों की तीनों में कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें जीरो आ रहा हो, है ना। तो ए की रैंक जो है 3 हो गई। तो हाथ हटा करके देखेंगे तो सी की रैंक दिखाई देगी, और यहाँ पर डॉट डॉट के बाद वाला छिपा लेंगे तो आपको ए की रैंक प्राप्त हो जाएगी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। अब यहाँ क्वेश्चन में 3 वैल्यू निकालने की, एक्स की, वाई की और जेड की। तो अननोन हमारे 3 हो गए, तो एन की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 3। हमारे रूल सेटिस्फाई हो चुका है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू एन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। आप सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन इज। अब सॉल्यूशन देने के लिए इस वाली मैट्रिक्स है, इस वाली मैट्रिक्स से आप इक्वेशन वापस बना लीजिए। जैसे इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाई थी उसी तरह इधर से इधर आइएगा। यहाँ दिखेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ से आ जाइएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाइएगा z इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और z की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, 5 में 2 घटेंगे तो 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 5। अब यहाँ 5 और 3 8 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1 हो गया है, y इज इक्वल टू 3 हो गया है, z इज इक्वल टू 5 हो गया है। इस तरह से आपका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकालेंगे तो वो आंसर किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। आपने इक्वेशन सॉल्व करी है, जैसे कि बच्चे सॉल्व करते आ रहे हैं, इन इक्वेशन को, इन जो आंसर को आया है, जो भी आंसर आपका आएगा उसे इक्वेशन में एक बार रख करके देख लीजिएगा। अगर आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाता है। ये मैंने केस बताया कंसिस्टेंट का। अब हर केस के बारे में मैं थोड़ा सा ये बात कर लेता हूँ, किस प्रकार से हमारे जो है अलग अलग केस हैं। अब देखिएगा, ये पहले का सी है, फर्स्ट का सी, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई प्लस 9z इज इक्वल टू 1। ये आपकी मैट्रिक्स आ चुकी हैं, है ना। अब ये मैट्रिक्स हमारी जो है
मैट्रिक्स जो है इस रूप में आ गई है हमारे पास। अब इसे हम इक्वेशन आ चुकी है, अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म बना लेते हैं। 1 2 3 2 2 8 1 -1 9। यहाँ हो जाता है एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाता है 4 7 1। ये आपकी फॉर्म बन चुकी है ax = b। ax = b का रूप आ गया है। अब आप c लिखते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स c = पहले आप ये उतार देंगे 1 2 3 2 2 8 1 -1 9। अब b उतार लेते हैं 4 7 1। चलिएगा तैयारी करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म की। 11 नंबर पर देखिएगा 1 है, इसकी हेल्प से नीचे को दोनों जीरो बनाइएगा। R2 चेंज R2 - 2R1 R3 चेंज R3 - R1 C इक्विवेलेंट 1 2 3 4। 2 में से 2 जाएंगे 0, 2 में से 4 जाएंगे -2, 8 में से 3 जाएंगे तो 6, 7 में से और 8 जाएंगे -1। 1 में से 1 जाएंगे 0, ये हो जाएगा -3, और 9 में से 3 जाएंगे 6, और ये 1 में से 4 जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब -2 बन चुका है और यहाँ -3 बन चुका है। ये वाला कॉलम तो आपका फिक्स हो चुका है। अब ये कॉलम जो है आपका फिक्स हो चुका है ना। अब आप जो है 22 नंबर पर 1 बनाने की तैयारी करिएगा। 22 नंबर पर -2 है, आप ऐसे करिएगा R2 चेंज R2 + R3 C इक्विवेलेंट 1 2 3 4 0। -2 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, ये 6, और ये आपका ओरिजिनली -3 है ना। अब ये ऑपरेशन आपके यहाँ लग चुके हैं। अब इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाइएगा। R3 चेंज R3 + 3R2 तो C इक्विवेलेंट 1 2 3 4 0 1 12 -4 0 और 0 6 18 18 में से नहीं, R3 + 3R2 कर रहे हैं तो R3 + 3R2 12 36 और 6 42, और यहाँ -3 हो गए हैं तो यहाँ हो जाएगा -15। ये -15 हो गया है। अब देख लीजिएगा यहाँ पर या तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, या तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, है ना, या फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ये हिस्सा सी का हिस्सा ये है, नंबर ऑफ अननोन 3 है, रैंक ऑफ सी आप देखेंगे तो 3 आएगा, रैंक ऑफ ए अगर आप देखेंगे तो भी 3 आएगा, और 3 अननोन है, n = 3। तो रैंक ऑफ ए = रैंक ऑफ सी = n। सिस्टम ऑफ इक्वेशन are consistent and has unique solutions। यूनिक सॉल्यूशंस का केस बन चुका है। अब इक्वेशन वापस बनाइएगा। x + 2y + 3z = 4 हो जाएगा, और y + 12z = -4 हो जाएगा, और 42z = हो जाएगा -15। x + 2y + 3z = 4, y + 12z = -4, z -3 पंजे 15 5/14। z की वैल्यू -5/14 आ चुकी है। अब y की वैल्यू में देख लीजिएगा, y की वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो -4 हो जाएगा,
और माइनस का 12 जेड हो जाएगा, तो -4 माइनस माइनस प्लस 12 जेड, यानी कि 12 पंजे 60/14, ये 30 और ये 7, 7 चौक 28, माइनस का 28, तो 2/7 आ जाएगा वाई की वैल्यू। अब एक्स, और यहाँ देख लीजिएगा x इक्वल टू 4 माइनस का 2y है, माइनस का 3z है, 4 माइनस का 2y, 4/7 हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस 15/14 हो जाएगा, है ना। एलसीएम जब 14 लेंगे, एलसीएम में 14 लेंगे तो 7, ये 14 दूनी 28 दूनी 56 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 माइनस होंगे तो 7 हो जाएगा, 56 और 7 को जोड़ेंगे, 56 और 7 3 हो जाएगा 63, और अपॉन 14, 7 9 63, 7 दूनी 14, तो x इक्वल टू 9/2 है, y इक्वल टू 2/7 है, और z इक्वल टू माइनस के 5/14 है। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम ऑपरेशन लगा रहे होते हैं, कभी कभी ये होता है जब हम ऑपरेशन लगा रहे होते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है जल्दबाजी में, तो जब आपका आंसर आ जाए तो उसे चेक जरूर कर लेना, है ना। अब देखो मैं चेक करने जा रहा हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू है। अब देखिएगा सबसे लास्ट इक्वेशन को देख लीजिएगा, यह है एक्स माइनस वाई प्लस का 9z, एक्स की वैल्यू 9/2 है, माइनस का 2/7 है, और माइनस का 9z है, 9 पंजे 45/14, एलसीएम में 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 9 सत्ते 63, माइनस 7 दूनी 14, 4 और माइनस के 45, 63 45 और 4 49, 50, 13 और 1 14, 14/14, 14 से 14 कैंसिल 1, देखिएगा आ गया 1। अब चलो दूसरी वाली चेक करते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 8z, 2x को देखिएगा 9 आ जाएगा, प्लस 2y को देखिएगा 4/7 आ जाएगा, और माइनस 8 पंजे 40 और बटे 14, 7 9 63, और 4 67/7 आ जाएगा, माइनस के 20/7 आ जाएगा, और 67 में से 20 आप घटाएंगे तो 47/7 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है कोई गलत हो रही है। अब यहाँ पर मेरी वैल्यू देखिएगा, एक इक्वेशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गई है ना, दूसरी इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 2x रखा मैंने, 9 से 2 कट गया, 9 आ गया, प्लस 2y हो गया, 4/7 हो गया, प्लस के 8z हो गया, 40/14 हो गया, 2 से कट गया 20 बार, 7 बार, 7 9 हो गया 63, 63 और 4 67, 67/7, 47/7, और जबकि क्या आना है 7। तो इसका मतलब है देखिएगा क्वेश्चन करते समय मेरे से गलती हो गई है। अब इसे चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 4 8 7, 1 माइनस 1 9 और 1। सबसे पहले हमने ऑपरेशन लगाया, 1 2 3 4 है, 2 2 8 7 है, 1 माइनस 1 9 और 1 है, R2 माइनस 2 R1, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, और 8 में से 6 घटाएंगे। देखिएगा यहाँ गड़बड़ हो गई है क्वेश्चन में, देखिएगा R2 माइनस क्या करा था मैंने 2R1, है ना, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, और 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, R3 माइनस R1, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएंगे 6 हो जाएगा, 1 में से 4 जाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। अब फिर मैंने R2 प्लस क्या करा था R3, ये लाइन मेरी सही है, 0 ये सही है, -2 ये सही है, और 2 और 6 को आप जोड़ेंगे तो ये 8 आएगा, ये 8 आएगा, -1 -3 वो सही है। अब हमने R3 चेंज, R3 प्लस कितना करा 3R2 करा, 2 और 6 जोड़ते हैं तो R3 आ जाता है, R3 प्लस 3R2 करा, यहाँ पर 0 सही है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, है ना, और 8 यहाँ पर माइनस के 4, अब यहाँ इसे जोड़ेंगे 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा, अब यहाँ 6 है और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ 12
और माइनस का 3 है। R3 प्लस क्या है 3R2 है, R3 प्लस 3R2 है, तो यहाँ माइनस 0 हो गया 6, 8 से 24 से 6 30 हो गया, माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस के 12, माइनस के 15। तो यहाँ पर वैल्यू मेरी चेंज हो गई है x प्लस 2y प्लस 3z इजिकल टू, अब यहाँ हो गया y प्लस 8z इजिकल टू माइनस के 4 और यहाँ हो गया 30z इजिकल टू माइनस के 15। एक बार मैं इसे और चेक कर लेता हूँ। इन क्वेश्चंस में दिक्कत यह है गलती होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। x प्लस 2y प्लस 3z इजिकल टू 4, y प्लस 8z इजिकल टू माइनस 4 और z इजिकल टू माइनस का 1/2। तो z की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 1/2 आ रही है ना। अब z की वैल्यू माइनस का 1/2 आ रही है, तो यहाँ से तो z इक्वल टू तो माइनस का 1/2 हो गया है। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ माइनस का 1/2 रखेंगे तो यहाँ माइनस का 1/2 रखेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर चला जाएगा, माइनस का 4 और यहाँ भी माइनस का 4, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ y की वैल्यू 0 हो चुकी है ना, y की वैल्यू 0 हो चुकी है और z की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 3/2 यानी कि 4 प्लस 3/2, 2 चौक 8 3 11/2, x इक्वल टू 11/2। अब x इक्वल टू 11/2 है। अब मेरा दूसरा आंसर आ चुका है। अब मैं इस आंसर का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि ये आंसर मेरा सही आया है या नहीं आया है। इक्वेशन में देखते हैं, x माइनस वाई प्लस 9z इक्वल टू 1 है, x का 11/2 हो गया, माइनस का 0 हो गया, माइनस का 9/2 इक्वल टू 1, 11 में से 2 माइनस का 9z है और 11 में से 9 जाएंगे 2, 2/2 इक्वल टू 1, ये आ जाता है। अब दूसरी इक्वेशन देखिएगा, 2x प्लस 2y प्लस 8z इक्वल टू 7 है, 2x 11 आ जाएगा, ये 0 में चला जाएगा और माइनस का 4 इक्वल टू 7, 7 बराबर 7, ये आ चुका है। पहली इक्वेशन देख लीजिएगा, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमारे पास 11/2 है प्लस 0 है और माइनस का 3/2 है, तो 8/2 इक्वल टू 4। अब इस प्रकार से तीनों आंसर जो है मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन को। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कहीं गलती ना हो गई। अब ये देखिएगा दूसरे का बी, y प्लस 2z इक्वल टू a, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू b, 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू c। अब मैं सीधे सीधे थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, सीधे सीधे मैं c लिखने वाला हूँ। यहाँ जाएगा 0 1 2 1 2 3 3 1 1, यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c, ये हो जाएगा। 11 नंबर पर मुझे 1 चाहिए, इसे इंटरचेंज कर दो, R1 इंटरचेंज R2, C इक्विवेलेंट 1 2 3 और यहाँ b हो जाएगा 0 1 2, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ 3 1 1 और यहाँ c हो जाएगा। इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाओ, R3 चेंज R3 माइनस 3R1, C इक्विवेलेंट 1 2 3 b 0 1 2 a, R3 में से 3R2 घटा रहा हूँ, 3R1 घटाओ, 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और 1 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा C माइनस 3b। अब 22 नंबर पर देखिएगा 1 है, आप चेंज करने वाले हैं, R3 चेंज R3 प्लस 5R2 लगाइएगा, तो C इक्विवेलेंट 1 2 3 b 0 1 2 a 0 0, 10 माइनस का 8 यानी कि 2 और ये हो जाएगा C माइनस का 3b और प्लस 5a। अब देखिएगा
इक्विवेलेंट फॉर्म आपकी आ चुकी है। रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू एन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा इनका। अब इक्वेशन वापस बना लीजिएगा। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू b हो जाएगा और y प्लस 2z इक्वल टू a हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से 2z आएगा तो z इक्वल टू हो जाएगा c माइनस 3b प्लस 5a अपॉन 2। अब इसे आप आगे कर सकते हैं। z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y आ जाएगा, फिर y और z यहाँ रख देंगे तो आपका x का आंसर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। तीसरे क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन मे हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। ये है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू लैम्डा, x प्लस 4y प्लस 10z इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन मे हैव ए सॉल्यूशन। यानी कि इन समीकरणों का आंसर आ जाए तो उसमें लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, सॉल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस। और दोनों केस में इसे सॉल्व कीजिएगा। आंसर तब आता है जब कंसिस्टेंट का केस बनता है। आंसर तब आता है जब कंसिस्टेंट का केस बनता है। आइएगा सी तैयार करता हूँ मैं। सी इक्वल टू 1 1 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 2 4, यहाँ लैम्डा हो जाएगा, यहाँ 1 4 10 और यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। सी तैयार कर चुका हूँ मैं। आगमेंटेड मैट्रिक्स। इस 1 के हेल्प से 2 जीरो बनाइएगा। R2 चेंज R2 माइनस R1, R3 चेंज R3 माइनस R1। सी इक्विवेलेंट 1 1 1 1 0, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 जाएगा 3, लैम्डा माइनस 1, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 1 जाएगा 3, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब 22 नंबर पर देखिएगा 1 पड़ा हुआ है, इसकी हेल्प से नीचे वाले को 0 बनाइएगा। R2 चेंज R3 चेंज R3 माइनस 3R2, R2 चेंज R2 माइनस 3R2 है तो सी इक्विवेलेंट 1 1 1, यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ हो जाता है 0 1 3, लैम्डा माइनस 1। अब यहाँ 0 0 0 और यहाँ 3 के 9 9, ये भी 0 हो जाएगा, 3 कट जाएगा। अब R3 में से 3R2 घटा रहे हो तो यानी कि आपका आने वाला है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3, सॉरी ये आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके इसे मैंने माइनस कर दिया है तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ फैक्टर हो जाएंगे लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2। अब देखिएगा सी आपके सामने आ चुका है ना। तो कंसिस्टेंट होने की शर्त होती है कि ए की रैंक और सी की रैंक ए की रैंक और सी की रैंक बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ से आप मैट्रिक्स को देखिएगा, सी तो पूरा है, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 3, सी की रैंक 3 है, लेकिन ए में देखिएगा इसे छिपा लेंगे। अब एक पूरी पंक्ति क्या है 0, ए की रैंक 2 हो रही है ना। अब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आ रही है 2, तो यानी कि रैंक ऑफ ए लेते हैं रैंक ऑफ सी। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। इस समय स्थिति ये है।
है ना। स्थिति ये है, यानी कि नो सॉल्यूशन आ रहा है। अब फॉर सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी। अब सॉल्यूशन लाने के लिए जरूरी है कि ए की रैंक और सी की रैंक बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे कर देते हैं, ए की रैंक और सी की रैंक अगर बराबर है तो ए की रैंक तो 2 हो चुकी है, तो सी की रैंक 2 करने के लिए पूरी पंक्ति को 0 करना पड़ेगा। तो लैम्डा की जगह या तो 1 डाल दीजिएगा या 2 डाल दीजिएगा। इक्वल टू 2, एक लैम्डा इक्वल टू 1 और 2, यानी कि आपके इक्वेशन जो है उनका आंसर तो आएगा, लेकिन उसके लिए शर्त बनेगी कि लैम्डा की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या लैम्डा की वैल्यू 2 होनी चाहिए, है ना। तो लैम्डा इक्वल टू 1 या 2। अब ये 2 केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस, एक लैम्डा इक्वल टू 1, तो सी इक्विवेलेंट 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 0 और 0। वापस इक्वेशन बना लीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 2 है लेकिन वैल्यू कितनी निकालनी है, 3। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस हो गया है। और रैंक ऑफ ए की रैंक और सी की रैंक 2 हो चुकी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है। तो ऐसे में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपको मानना पड़ेगा। आप ऐसे मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू के, देन वाई इक्वल टू -3 के। अगर जेड की वैल्यू आप के मानते हैं तो वाई की वैल्यू -3 के हो जाती है। यहाँ माइनस का 3 के हो जाएगा और यहाँ प्लस का के हो जाएगा, तो माइनस का 2 के हो जाएगा, उधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 के। तो आपका आंसर आ गया है एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 के, वाई इक्वल टू -3 के और जेड इक्वल टू के। यहाँ लिख भी देता हूँ, ये बन गया है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन गया है। सेकंड में देख लीजिएगा, एक लैम्डा इक्वल टू 2। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाती है तो सी इक्विवेलेंट हो जाता है आपका 1 1 1 1 0 1 3 और 2 में से एक जाएगा 1 0 0 0 और यहाँ भी 0। फिर 2 इक्वेशन आ जाती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। फिर आप कोई वैल्यू मान लीजिएगा, लेट जेड इक्वल टू मान लीजिएगा k डैश। अब जेड की वैल्यू k डैश मान लेंगे तो यहाँ से आपका y आ जाएगा और यहाँ रख करके आपका x आ जाएगा। इस तरह से आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस प्राप्त होता है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तीनों इक्वेशन दे रखी हैं, कंसीडरिंग स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2। और लैम्डा इक्वल टू 2 के बारे में स्पेशली देखना है। अब देखिए 11 नंबर पर लैम्डा आ चुका है ना। तो 11 नंबर पर लैम्डा आ चुका है तो अब प्रॉब्लम पड़ेगी, आप इसे 0 नहीं बना सकते। अब मैं इसका मेथड बदल देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इक्वेशन में, हाँ, और बुक में करेक्शन है, लैम्डा एक्स प्लस 2y है, बुक में पुरानी वाली में -2y है, पता नहीं नई वाली में क्या होगा। तो लैम्डा एक्स प्लस 2y होगा। अब इसके सॉल्यूशन में ऐसे करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ये हो जाएगी लैम्डा 2 -2 4 2 लैम्डा -1 6 6 लैम्डा एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा 1 2 3। नंबर राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू ए। अब ए जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स है। ए की रैंक अगर 3 हो जाती है तो सी की रैंक ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी, क्योंकि सी के अंदर ए छिपा हुआ होता है ना। और 3 से ज़्यादा पंक्ति नहीं है, तो ए की रैंक अगर 3 हो जाएगी तो सी की रैंक भी 3 हो जाएगी। और जो अननोन है वो 3 है, एक एक्स है, एक वाई है और जेड है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। लेकिन ए की रैंक 3 होने के लिए ज़रूरी है, अब माइनर मेथड लगा दीजिएगा कि 3x3 का जो डिटरमिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और वहाँ से आपको लैम्डा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ले लेते हैं और यूनिक सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू n इक्वल टू 3 is to implies rank of A is equal to 3 is to implies determinant A is not equal to 0 is to imply determinant lambda 2 -2 4 2 lambda -1 6 6 lambda is not equal to 0।
आगे से डिटर्मिनेंट को खोल लेंगे तो क्यूबिक आ जाएगी यहाँ से। इस टू इम्प्लाइज लैम्डा क्यूब प्लस 11 लैम्डा माइनस 30 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप इसका फैक्टर कर देंगे। इस टू इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 15 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर ये इमेजिनरी रूट है, इसे छोड़ देंगे और रियल रूट। यहाँ इक्वेशन में बी स्क्वायर 4ac से छोटा है तो साथ रियल रूट लेंगे। तो इस टू इम्प्लाइज लैम्डा माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब वो कहता है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2 है। अब फिर वो क्या कहता है, अब वो दूसरी बात कह रहा है। अब वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करिएगा कंसिडरिंग स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2। और जब लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2 है तो क्या होगा। तो लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं है तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस है। अब देखते हैं लैम्डा की वैल्यू 2 होती है तो क्या होता है। लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से आ जाइएगा सी इज इक्वल टू आ जाइएगा 2 2 माइनस 2 इधर से 1 4 4 माइनस 1 इधर से 2 6 6 और यहाँ 2 और इधर से 1 2 दूनी 4 और 2 किया 6। ऐसे कर लीजिएगा R2 चेन R2 माइनस 2R1 R3 चेन R3 माइनस 3R1 C इक्विवेलेंट 2 2 माइनस 2 1 0 4 में 4 जाएगा 0 और माइनस का 1 और प्लस का 4 यानी कि 3 और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0 6 6 0। यहाँ R3 में से 3R1 घटा रहे हैं 2 और माइनस माइनस प्लस 8 3 में से 3 जाएंगे 0। अब ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। अब यहाँ 3 और क्या है 8। अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे सवाल में, अभी एक कदम आगे और जाएंगे। R2 चेंज R2 बाई 3 R3 चेंज R3 बाई 8 C इक्वलेंट 2 2 माइनस 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0। अभी देखिएगा दूसरी और तीसरी रो में सारे एलिमेंट तो 0 आ चुके हैं, एक सिंगल एलिमेंट बचा है, इसे भी आप निपटाइएगा। R3 चेंज R3 माइनस R2 C इक्वलेंट 2 2 माइनस 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0। ये आ जाएगा आपका 0 0 1 0। देखिएगा पूरी पंक्ति 0 बन चुकी है। जब आप ए की रैंक देख सी की रैंक देखने जाएंगे तो यहाँ पर एलिमेंट आ गया है 2 आ गई है। तो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू 2 रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एन इज इक्वल टू 3 रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन एन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की वजह से कांस्टेंट आएगा। उठाइएगा इक्वेशन को 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1 और सबसे लास्ट से z इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 कॉमा z इज इक्वल टू 0 x प्लस y इज इक्वल टू 1/2 कॉमा z इज इक्वल टू 0। लेट कर लीजिएगा y इज इक्वल टू k। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 माइनस के y इज इक्वल टू k और z इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो लैम्डा की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए और लैम्डा की वैल्यू अगर 2 हो जाती है ना, तो इस तरह से जो आपका केस बन जाता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बन जाता है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैं ही कराऊंगा। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 5 मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये मान करके चलिएगा इन्हें क्वेश्चन को करने में आपको 2-2.5 घंटे जो है वो लग जाएंगे। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आप इन्हें कर लीजिएगा। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपसे आगे के सवाल छुड़वा दिए जाएंगे, है ना। आगे के सवाल फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इक्विवेलेंट फॉर्म की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि क्वेश्चन हो जाए।